तो देखो पॉलिटी जो है मैंने आपको बताया भी था कि एक तो हम शुरू से पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, जिसमें नागरिकता हो गई, संघराज्य क्षेत्र हो गए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, वो मैं आपको करा चुका हूं। अब एक पॉलिटी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, वो होता है भाग 5 से, यानी संविधान का भाग 5, और वो शुरुआत होती है राष्ट्रपति से। उसी पे मैं बात करता हूं आपसे। तो जो मैं बात कर रहा हूं आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। यहां से सही से समझना, क्योंकि पॉलिटी का जो मेन कोर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब दर्शन है संविधान का, वो दार्शनिक भाग है जो हम पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां से आपको चीजें समझ के चलनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, पीएम, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य की विधानमंडल, फिर मुख्यमंत्री, वो सब हमें फिर करना है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति जो है ये संविधान के किस भाग में है, तो ये है भाग 5। संविधान का भाग 5 है, और भाग 5 के अंतर्गत दिया हुआ क्या है, इसके अंतर्गत दी गई है पूरी की पूरी संघीय व्यवस्था, या संघीय व्यवस्था की जगह मैं लिखता हूं संघ की व्यवस्था। संघ की व्यवस्था। तो संघ की व्यवस्था का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इसमें ही आपकी दी हुई है संसद यानी विधायिका, इसी में ही आपकी दी हुई है कार्यपालिका, और इसी में ही आपकी दी हुई है न्यायपालिका। तीनों का अंतर आप शायद जानते होंगे, समझते होंगे कि विधायिका का मतलब होता है कानून निर्माण करने वाली संस्था, और केंद्र के स्तर पे यह काम करती है संसद यानी पार्लियामेंट, संसद। और कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात कर लेते हैं आपका मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद प्लस पीएम। और न्यायपालिका में हम बात करेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो ये पूरी संघ की व्यवस्था यानी संघ की विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका, ये सब चर्चा जो है वो संविधान के भाग 5 में है, इसलिए लिखा हुआ है संघ की व्यवस्था। सेम भाग 6 में है राज्य की व्यवस्था, यानी राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। हालांकि भारत में न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, ऐसा नहीं है कि केंद्र का सुप्रीम कोर्ट होगा, राज्य का हाई कोर्ट होगा, ऐसा नहीं है, वो समझाऊंगा मैं आगे डिटेल में। तो इस भाग 5 की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से, आर्टिकल 52 से, यानी शुरुआत जो होती है भाग 5 की वो आर्टिकल 52 से होती है, और 52 से लेकर के ये चलेगा आपका आर्टिकल 151 तक, 151 तक चलेगा। यानी अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो लगभग 100 आर्टिकल इस भाग में है, इसलिए इसे संविधान का सबसे लंबा भाग कहते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा भाग। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये है आपका भाग 5, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाग 5। क्लियर? अब बात करते हैं एक एक करके, चीजों को समझिए। तो इसमें शुरुआत ही होती है आर्टिकल 52 से, और आर्टिकल 52 में ही आपका राष्ट्रपति स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नोट मुझे लगता है कर लिया होगा आपने, साथ साथ करते हुए चल ही रहे हो ना, समझते हुए भी चलना और करते हुए भी चलना। तो अब बात हम करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति को पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका है आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल से कैसे? जैसे इंपोर्टेंट आर्टिकल जो शुरू होता है वो होता है, एक है आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52, एक है आर्टिकल
53, एक है आर्टिकल 54, एक है आर्टिकल 55, एक है आर्टिकल 56, फिर उसके बाद आर्टिकल 57, इसके बाद अगले आर्टिकलों पे बात करेंगे, 58, 59 ऐसे करके बात करेंगे, लेकिन अभी यहीं से शुरू करते हैं बात। सबसे पहले है आर्टिकल 52। ये क्लियर बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 52 कर रहा है। तो ये बात ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में है? ये बात है आर्टिकल 52 में। ठीक, तो इसको अलग से इस आर्टिकल को लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। उसके बाद है आर्टिकल 53, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की, संघ मतलब समझ रहे हो आप, हमारे देश की, हमारे जो संघ है हमारा देश, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। निहित होंगी। ठीक, किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। अब यहां पर एक दो बातें आ जाती हैं। पहली बात आ जाती है कार्यपालिका का क्या मतलब है, यानी जब हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका का तो इसका मतलब क्या है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल आप 53 को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आर्टिकल 53 को थोड़ा सा अलग से बताने की कोशिश करता हूं। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, देखो आर्टिकल 53 आप पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं ये किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका का मतलब होता है आपका एग्जीक्यूटिव से। कोई भी काम देश का हो रहा है, सब पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये आर्टिकल 53 ये कह रहा है। इस हिसाब से अगर हम कहें भाई संघ का, हमारे देश का सबसे बड़ा पद आपको कौन सा लग रहा है? राष्ट्रपति का पद लग रहा है, और आर्टिकल 53 तो ये इशारा कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं दो आर्टिकलों को खोलना चाहूंगा। एक है आर्टिकल 74 और एक है आर्टिकल 75। ये दो आर्टिकल बिना पढ़े आर्टिकल 53 जो है वो आपको दिग्भ्रमित करेगा। एक्चुअली आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है और वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? एक परिषद की सलाह से करेगा, और उसे क्या बोलते हैं हम? मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति अपनी हर एक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है पता है आपको? पीएम होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आर्टिकल 53 ये कह रहा है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इन शक्तियों का प्रयोग जो करेंगे वो करेंगे तो अपने आप ही या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, लेकिन सलाह से किसकी करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो मंत्री परिषद क्या होती है आपको शायद पता होगा। जितने मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री, उनसे मिलकर के क्या बनती है? मंत्री परिषद बनती है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 74 ये ध्यान रखना। अब आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 बात करता है मंत्री परिषद के गठन की, यानी मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। तो यह कहता है कि मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं,
लेकिन अब यहां पे फिर ये बात आ गई, यार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन अब यहां पर मेन बात आती है, मेन बात यह है कि राष्ट्रपति कैसे मंत्रिपरिषद बनाएंगे, इस बात को आप समझिए। तो आपको शायद पता होगा संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में जो सबसे बहुमत वाली पार्टी होती है, यानी सबसे बड़ी पार्टी जो होती है जिसे बहुमत मिलता है, उसका जो बड़ा नेता होता है राष्ट्रपति, उसे बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, कि भाई तुम हो प्रधानमंत्री। क्या इसमें इफ एंड बट वाली कहानी है? नहीं। ये नहीं कि भाई ठीक है सबसे बड़ी पार्टी ये है तो मैं इनको छोड़ के उसको बना दूं, ऐसा नहीं होगा। अगर बहुमत जिस पार्टी को है उसी के नेता को क्या बनाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अपने उन सदन के सदस्यों में से नाम दे देंगे कि आप इन्हें इन्हें ये वाला मंत्री बना दो, तो फिर वो मंत्री बन जाएंगे और इस तरीके से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद बन जाएगी। और फिर इसी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होता है? काम करना होता है। खैर ये बात दोनों आर्टिकल में आगे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी एक बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 53 के अनुसार हमारे संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति महोदय में निहित होती है। लेकिन उसका प्रयोग वो किसकी सलाह से करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। क्लियर? तो ये आर्टिकल 53 थोड़ा सा याद रखना महत्वपूर्ण है। अब है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, यह बात दी हुई है आपकी आर्टिकल 54 में। इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 54 बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक, तो यह आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा एक निर्वाचन गण के द्वारा, यानी एक निर्वाचन गण के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन गण का मतलब क्या है? गण का मतलब यह है कि ऐसे मानो कि इसमें कई सारे सदस्य हो गए और ये समस्त सदस्य जो है वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो अब यहां पर यह बात आती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यानी इस निर्वाचन गण का कौन कौन अंग होते हैं। तो देखिए, निर्वाचन गण के अगर अंग की बात करें तो इसमें एक होते हैं संसद के सदस्य, अब आप कहेंगे सर संसद में तो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, क्या दोनों के ही सदस्य भाग लेते हैं? हां, लोकसभा के भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी भाग लेते हैं। लेकिन शायद आपको पता हो ये बात कि सदन में दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। मनोनीत वो होते हैं जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, हाँ भैया आप बन जाइए, मतलब उसे जनता नहीं चुनती। राष्ट्रपति को चुनने के लिए यह शर्त है कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? जो कि जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, यानी निर्वाचित होकर के आते हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, वो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, बट एटलीस्ट चुने जाते हैं। जैसे आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अभी नहीं पता तो आगे समझ में आ जाएगा आपको। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात आ गई, एक तो ये कौन भाग लेता है ये तो आपको पता है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कौन भाग नहीं लेता। तो कौन भाग नहीं ले रहा है? आप कहेंगे संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात, और कौन भाग लेते हैं? और लेते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य, यानी विधायक भी भाग लेते हैं। हाँ, विधायक भी भाग लेते हैं। अब फिर से एक मन में बात आएगी कि सर विधानमंडल में तो दो चीजें होती हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है जल्दी बताओ, विधान परिषद। तो क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही भाग लेते हैं? नहीं।
विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, अगर ये बात आपको पता है तो ये भाग नहीं लेते हैं। केवल 6 राज्यों में है, पता है आपको विधान परिषद, बाकी के सभी राज्यों में क्या है आपकी विधानसभा। तो विधानसभा भाग लेती है लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती। अब आती है बात विधानसभा के कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो शर्त वही है, विधानसभा के भी कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित। यानी जो आपके 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य जिन्हें आप एमएलए कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता है, आप कह सकते हो विधान परिषद के समस्त सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद के समस्त सदस्य भाग नहीं लेते। और कौन भाग नहीं लेता है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। क्लियर। तो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन इतने लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन आगे चल के जब आपको पता होगा कि दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा बन गई, तो एक काम और किया गया 1992 में, दिल्ली और पांडिचेरी को भी अधिकार दे दिया। यानी अब क्या हुआ है, अब यह हुआ है 1992 के बाद में कि दिल्ली व पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी की जो विधानसभा है, आपको शायद पता हो जितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 ही जगह पर विधानसभा है। अब तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू, वहां भी विधानसभा है, लेकिन अभी जम्मू की विधानसभा विघटित है। ठीक है, जम्मू की विधानसभा अभी विघटित है। तबीयत क्या हुआ, ज्यादा खराब है? ठीक है, आराम से जाओ, दवाई ले लेना। तो दिल्ली जो जम्मू है, जम्मू की विधानसभा भी विघटित है, वहां भी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होंगे, गठित होगी, तब वो भी भाग लिया करेगी। लेकिन अभी केवल कितने भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, और विधानसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित। तो अगर अब आपसे कोई ये कहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो कौन कौन भाग ले रहे हैं, नंबर 1 संसद के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 राज्य विधानमंडल के यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन भाग नहीं लेता है, संसद के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के समस्त सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? इतनी ये मैंने इतना क्यों बताया खोल करके, या इतना आराम से क्यों बताया, क्योंकि आप यहां से फंस जाओगे। जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको यस और नो बोलना है। ठीक है, यस और नो, हां या ना, सही है या गलत है। ठीक है, बोलूं। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। यस या नो? राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। गलत, निर्वाचित भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य भाग लेते हैं। गलत, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गलत, विधान परिषदों के भाग ही नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं। गलत, केवल और दिल्ली और पांडिचेरी। तो क्लियर है, ध्यान रहेगी ये वाली बात। तो आर्टिकल 44 इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है आर्टिकल 54-54। ये बात करता है, आर्टिकल जो 54 है, ये बात करता है
जैसे 54 तो हो गया। आर्टिकल 55 ये बात करता है निर्वाचन का तरीका क्या होता है। निर्वाचन का तरीका, इसे कहते हैं निर्वाचन की रीति, यानी निर्वाचन का तरीका क्या होता है। तो आर्टिकल 55 बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों में वो इसी को लेकर के होता है, 55 को लेकर के। ये सही से समझ में नहीं आता। तो आर्टिकल 55 कहता है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब ये आर्टिकल 55 कहता क्या है। आर्टिकल 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें सामान्य से है दो रीतियां अपनाई जाएंगी। एक होता है जिसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी इसे बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दूसरा होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम और इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और इसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें क्या होता है, वोट ट्रांसफर होता है। यही समझने वाली बात है जो बच्चों को क्लियर नहीं होती है। अब ये कैसे है इसको समझिए एक एक करके। सबसे पहली बात है, ये अनुपातिक प्रणाली का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है भाई, तो देखो इसका मतलब ये है कि आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो प्रकार के लोग भाग ले रहे हैं। कौन कौन ले रहे हैं बताइए। एमएलए ले रहे हैं कि नहीं, राज्यों से एमएलए विधायक भाग ले रहे हैं कि नहीं, ले रहे हैं कि नहीं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, एमएलए भाग लेते हैं, ठीक है। क्या एमपी भाग लेते हैं कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को जोड़ दो 800 850 इतने ही होंगे। विधायक कितने होंगे पूरे देश में, आप कहोगे उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 400 होंगे, तो सब राज्यों के जोड़ोगे तो निकल के आएंगे 4-5 हजार आएंगे। तो क्या इन 4-5 हजार लोगों को वोट को इनके बराबर रख दें। चलिए ये भी हमने मान लिया। दूसरा ये है उत्तर प्रदेश में केवल 5 विधायक हैं, यूपी में आपके 403 विधायक हो गए, तो क्या इन 400 इनके बराबर कर दें। भाई किसी में ज्यादा विधायक है किसी में कम विधायक है, तो ऐसे में क्या होगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम इजाद हुआ जिसे बोलते हैं हम पीआरएस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मतमूल्य निकाला जाता है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। तो इसमें मतमूल्य निकाला जाता है। एमएलए का मतमूल्य कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है कि जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधायक राज्य के गुणा 1/1000। ये मैं एमएलए का मतमूल्य बता रहा हूं, निकालने का तरीका। यानी आप ये मत सोचना कि उत्तराखंड का एमएलए वोट डालेगा और यूपी का एमएलए वोट डालेगा तो वो एक एक काउंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी के जो एमएलए का वोट होगा वो कैसे निकलेगा, मतमूल्य कैसे निकलेगा। जैसे राज्य की जनसंख्या कितनी है, हमने मान लिया कितनी हो गई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ मान लिया हमने। बटे कितने विधायक हैं,
हमें भाग करने में दिक्कत होगी, हमने 400 मान लेते हैं, अप्रोक्स 400 मान ले रहे हैं जो निर्वाचित होते हैं, क्लियर, गुणा 1/1000। फिर हम इसको काटेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, और 4 से भागा करोगे तो कितना आएगा 500। यानी विधायक का जो मतमूल्य आया वो कितना आया 500। इसका मतलब यूपी का जब एक विधायक वोट डालेगा ना तो उसका नंबर 500 लिखा जाएगा, एक नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही अब उत्तराखंड का क्या 500 ही आएगा क्या? असम का कुछ और आएगा ना। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं लोग, वो रियल में अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उतना ज्यादा उसका मतमूल्य होगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूपी में 400 हैं या उत्तराखंड में 5 हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा मतमूल्य होगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही जो एमपी होते हैं उसका भी मतमूल्य निकाला जाता है। एमपीओ का मतमूल्य कैसे निकलते हैं? समस्त राज्य के विधायकों का मतमूल्य, विधायकों के मतमूल्य का योग बटे निर्वाचित सांसद। यानी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ जैसे उत्तराखंड के विधायकों का मतमूल्य आ गया, यूपी के विधायकों का मतमूल्य आ गया, सब राज्यों के विधायकों का मतमूल्य आ गया, सबको हमने जोड़ दिया। अब मान लो अलग अलग मतमूल्य आया, सबको हमने टोटल कर दिया। मान लो ये वैल्यू आ गई आपकी x, ये बहुत आएगी, ये लाखों में आएगी, और इसे भाग करनी है निर्वाचित सांसद से। निर्वाचित सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन। तो जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी आपकी एक एमपी का मतमूल्य। इसलिए ध्यान रखना, जब एक एमपी वोट डालता है तो वो अलग काउंट होगा, वो हजारों में दिखाई देगा। जब विधायक वोट डालता है तो वो सैकड़ों में दिखाई देगा। तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति 2-2, 3-3 लाख वोट से जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, 2-3 लाख तो ना सांसद होते हैं ना विधायक, फिर कोई व्यक्ति इतने वोट से कैसे जीत सकता है और कैसे हार सकता है? समझ रहे हो इस बात को या नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही है? आपसे एग्जाम में ये अब पूछने लगा है कि एक राज्य के विधायक का मतमूल्य कैसे निकलता है और एक एमपी यानी सांसद का मतमूल्य कैसे निकलता है। क्लियर? अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको सही और गलत करना है उस स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट, सभी राज्य के विधायकों का मतमूल्य समान होता है। गलत। एक राज्य के विधायकों का मतमूल्य समान होता है। सही या गलत? सही है। अगर 500 आया यूपी का तो सब विधायकों का 500 होगा। अगला, एक राज्य के विधायक और सांसद का मतमूल्य समान होता है। गलत। लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों का मतमूल्य अलग अलग होता है। गलत। एक ही होता है। एमपी मतलब एमपी, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर यह बात क्लियर हो गई है तो अब थोड़ी सी बात ये वाली जानना, एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है भाई? एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है? इसमें क्या होता है, वोट ट्रांसफर होता है। वोट ट्रांसफर होता है। अब यार इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? एग्जांपल समझिए। मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हुए, ए, बी और सी। अच्छा, पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव वो व्यक्ति नहीं जीतता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको एक कोटा प्राप्त करना होता है। वो कोटे का मतलब होता है जितने मेंबर वोट डाल रहे हैं उसका योग का आधा करो, उसमें एक जोड़ दो, यानी आधे से एक ज्यादा वोट मिलेंगे तभी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कुल वोट जो है वो 1 लाख है। 1 लाख वोट है। वो हमने 1 लाख कैसे बोले? मतमूल्य लगा करके, विधायकों का और सांसदों के टोटल मतमूल्य जोड़ करके 1 लाख वोट है जो गिरने हैं।
अब राष्ट्रपति वह व्यक्ति बनेगा जिसको वोट मिलेंगे 50,000 प्लस 1, यानी 50,000 से एक वोट ज्यादा मिलेगा, वो व्यक्ति क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। सीधी सी बात है। अगर इसको 34,000 मिल गए, इसको 33,000 मिल गए, इसको 33,000 मिल गए, इनमें से कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। मान लो इसको ए को वोट मिल गए 34,000, इसको मिल गए 33,000, इसको भी मिल गए 33,000, यानी 1 लाख वोट पड़ गए, बट किसी ने भी कोटा प्राप्त नहीं करा। ऐसे में इसमें से कोई भी नहीं जीतेगा। तो अब कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? एकल संक्रमणीय प्रणाली सिस्टम अपनाया जाएगा, जिसमें वोट ट्रांसफर होगा। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ऐसा इतना इक्वल नहीं आता। हम ऐसे मान लेते हैं कि इसको मिल गए हैं 34, इसको मिले हैं 35 और इसको मिले हैं 32, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एक को मिले हैं 32, एक को मिले हैं 34, इसको मिले हैं 35। अब इनमें से कोई नहीं बना। अब इस सिस्टम के तहत क्या होता है, देखेंगे इसमें सबसे खराब कौन है, तो आप कहेंगे सबसे खराब है सी। तो अब सी को ये जितने 32,000 वोट मिले हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये 32,000 वोट कैसे ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होंगे बी को और ए को। अब आप कहेंगे सर ये कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं कि मतलब कि भाई एक इसे कर दो एक, ऐसे ट्रांसफर नहीं होंगे। एक्चुअली राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का तरीका भी एक अलग होता है, डिफरेंट होता है। कैसे होता है? अगर मैं वोट डालने जाऊंगा तो जितने उम्मीदवार खड़े होंगे मुझे उन्हें सबको वोट डालना पड़ेगा, मुझे उन्हें सबको रैंक देनी पड़ेगी। यानी भाई मेरा वोट जाता है ए को, लेकिन ए नहीं बनेगा तो दूसरे नंबर पर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी। अगर बी नहीं बनता तब बनना चाहिए सी, अगर ये भी नहीं बनता तब बनना चाहिए ये। अब जैसे ये 32,000 वोट है तो इसमें मान लो किसी विधायक का वोट है जो कि सी को मिला है, अब इसे ट्रांसफर करना है। तो अब ये देखेंगे कि जिस विधायक ने वोट सी को डाल रखा था पहले पे, इसने दूसरे पे किसे डाल रखा है। मान लीजिए इसने दूसरे पे बी का लिख रखा है, तो अब ये वोट, ये वाले वोट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? बी को, ये बी को हो जाएगा। मान लो और किसी सांसद का वोट है, उसने सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है ए को, तो वो वाला ट्रांसफर हो जाएगा ए को। अब तो क्लियर होगा भाई, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि स्थिति आई जाएगी कि 50% से ज्यादा वोट किसी के ना किसी के पास पहुंच जाए। इसे बोलते हैं द्वितीय मतगणना। कोई मुझे बताएगा वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में यह करना पड़ा था? हाँ, एक राष्ट्रपति हुए हैं बीवी गिरी। ध्यान रखना, बीवी गिरी वो राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में ऐसा करना पड़ा था। बीवी गिरी। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं आई है? पहले तो ये बताइए। दिमाग में जाएगी तो जिंदगी भर रहेगी, कॉपी में जाएगी। कॉपी में तो यार तुम कितना पढ़ो बताओ, ऑनलाइन इतना पढ़ा है, किताबों में इतना पढ़ा है, ये सब बातें किताबों में है लिखी। बस बात है कि पढ़ना, लेकिन समझ में नहीं आता। तो एक बार दिमाग में डाल लो, बाकी जो तुम्हें लिखना है अपने शॉर्ट सिनॉप्सिस बना लो, बाकी तो सब किताबों में है ही लिखा हुआ। क्लियर? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई डाउट है? नहीं। तो ये प्रणाली समझ में आई, अनुपातिक प्रणाली क्या होती है और एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है। क्लियर है? ठीक है। तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन गण कैसा होगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका कैसा होगा। अब है आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो यह आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, 5 वर्ष किस दिन से होगी? जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से, या जिस दिन वो चुनाव जीते उस दिन से,
या जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करी उस दिन से? बिल्कुल सही बात है, 5 वर्ष होगी कब से? शपथ ग्रहण से। दूसरी बात, क्या 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकते हैं उनकी पदावधि? हां, 5 वर्ष से पहले पदावधि समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। कब कब हो सकती है? नंबर 1, मान लीजिए उनकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, अगर मृत्यु हो गई तो भी पदावधि समाप्त हो जाएगी। दूसरा यह है कि वो अपना त्याग पत्र दे दें। तो अब मुझे बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? किसको? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को। तीसरा है संसद हटा दे, हटा दे। और ध्यान रखना, जब संसद राष्ट्रपति को हटाती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, यह चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, अगला इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या लगाओगे? 61 लगाओगे। बस यही गलती बच्चे करके आए थे, उनका क्वेश्चन गलत हो गया। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, यह बात आर्टिकल 56 में है। तो आप कहोगे हमने तो आज तक आर्टिकल 61 पढ़ा है। एक्चुअली उसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन यह बात कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, यह बात लिखी हुई 56 में ही है। ये लिखा है ना मैंने? तो यही बच्चों ने करा था, उन्होंने भी यही लगाया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 61 सोच के चल रहे थे। नहीं भाई, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, यह बात आर्टिकल 56 में है। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसे पास होगा, कैसे क्या होगा, यह पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। ठीक है, तो यह बात जो है वो आप ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, अगर ये हो गया है तो आगे बढ़े। अगला है आर्टिकल 57, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 ये बात करता है आपका राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आर्टिकल 57 ये कहता है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में कोई व्यक्ति 10 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हां, बट यहां से जुड़ा हुआ आपको एक अपवाद बेसिकली अमेरिका से ध्यान रखना है कि अमेरिका में यह प्रावधान है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है मैक्सिमम 2 बार। 2 बार मैक्सिमम है, वहां पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं।
तो क्या भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, कितनी बार भी बन सकता है। हालांकि ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे, वो 2 बार बने, तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि 2 बार राष्ट्रपति बना हो। लेकिन बाकी जो है वो ये है कि बन सकता है, 3 बार भी सकता है, 4 बार भी सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब अगले आर्टिकल पर हम बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। करें बात आगे? समझ में आ रही है चीजें? ठीक। तो अगले आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए अगले आर्टिकल। एक इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 58, एक आर्टिकल है आर्टिकल 59, एक आर्टिकल है आर्टिकल 60 और एक आर्टिकल है आपका जो वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61 और एक आर्टिकल जो कि पता होना चाहिए आर्टिकल 72। तो ये 5 आर्टिकल और एक बार देख लो एक एक करके क्या है। आर्टिकल जो 58 है ये बात करता है योग्यता की। राष्ट्रपति की योग्यता। अब राष्ट्रपति की योग्यता आपको ध्यान रखनी है एक एक करके, क्या राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। अलग से लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। योग्यता राष्ट्रपति की, ठीक है, आर्टिकल 58। तो देखो पहली योग्यता है कि राष्ट्रपति क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक। अब यार देखो, नागरिक व्यक्ति होता है 2 तरीके का। एक होता है जो जन्म से नागरिक है, एक होता है उसने बाद में नागरिकता शादी वादी करके किसी ने ले ली। तो मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, क्या भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसको जन्म से नागरिकता मिली है? जैसे मैं और आप, हमारा जन्म यहां हुआ है, हमें नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है। बाकी जैसे सोनिया गांधी है, ये है, इनको नागरिकता मिली है पंजीकरण वगैरह के आधार पर बाद में। तो क्या वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं या केवल वह व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वही जन्म वाला व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है? बताइए, क्या जन्म से होना जरूरी है या नहीं? ध्यान रखना, नहीं है। यानी कैसे भी, कैसे भी, कैसे भी का मतलब क्या होता है? बताओ, भारत में नागरिकता कितने आधार पर मिलती है? जन्म के आधार पर मिल जाती है, वंश के आधार पर मिल जाती है और देशीयकरण के आधार पर मिल जाती है और पंजीकरण के आधार पर मिल जाती है। 5 आधार पर मिलती है और भूमि अर्जन के आधार पर मिल जाती है। यानी भारत में 5 ही तरीके हैं जिन आधार पर नागरिकता मिलती है। किसी भी आधार पर नागरिकता मिली हो, व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब सोनिया गांधी भी क्या नागरिक वो बन सकती है राष्ट्रपति भारत की? बिल्कुल हाँ, बन सकती है। ठीक। दूसरी बात यह है कि उसकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? आयु कम से कम। ऑप्शन 25, 30, 35, कितनी? 35 वर्ष। अच्छा, एमएलए विधायक बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 25 वर्ष। सांसद बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, ये बात हम आगे कर लेंगे, ये ध्यान रखना। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी
चाहिए। अब यहां पर इस लाइन पे ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। इसका मतलब व्यक्ति वो राष्ट्रपति बन सकता है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जाए तो चुनाव आयोग उसे मना ना करे कि हाँ भैया आप इस कारण से नहीं लड़ सकते, या जनप्रतिनिधि अधिनियम के अधीन आप योग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं योग्यता से जुड़ी हुई, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो जल्दी बताओ स्टेटमेंट, गलत और सही बताना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए ना कि संसद का सदस्य होना चाहिए, बल्कि उसे संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। गलत है, संसद नहीं लोकसभा, संसद में राज्यसभा भी आ गया, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा कुछ और चीज होती हैं जो उसे पूरी करनी होती हैं, ठीक है। और चीजें क्या होती हैं? एक तो ये कि चुनाव से पहले उसे जमानत राशि देनी होती है, और वो कितनी होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि? 15,000 रुपए। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कब जब्त होती है? कितने वोट ना मिलने पे जब्त हो जाएगी? 1/6 वोट न मिलने पर। इसका मतलब मैं बताता हूं, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव का आवेदन करता हूं। पहली बात तो यह, क्या मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं कि नहीं लड़ सकता हूं? तो आप कहेंगे आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। बट अब ऐसे तो हर व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा, 1 लाख लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए कुछ चीजें बनाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। भैया पहले तो आपको 15,000 रुपए की जमानत राशि। तो आप कहेंगे सर ये कोई बड़ी थोड़ी है, कोई भी दे देगा, एक परचून के खोखे वाला दे देगा 15,000 रुपए जमानत राशि। तो भैया जब्त भी हो जाएगी, मिलेगी नहीं वापस, अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिले। यानी इसका मतलब अगर टोटल वोट 60,000 है और आपको 10,000 वोट नहीं मिले तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो आपने कहा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आग लगा देंगे, कहेंगे भाई नहीं चाहिए हमें। तो एक और थोड़ी सीरियसनेस लाने के लिए एक चीज और होती है, और वो होती है प्रस्तावक और अनुमोदक। ये क्या मतलब होता है? जब आप पर्चा भरने जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव का, तो आपको अपने साथ 50 प्रस्तावक लेके जाने होंगे, और आपको अपने साथ 50 अनुमोदक लेके जाने होंगे। ये कौन होंगे? ये नहीं कि ट्राली से भर के गांव वालों को ले गए। प्रस्तावक और अनुमोदक वो होते हैं जो निर्वाचन गण का भाग होते हैं, यानी इनमें आप सांसद और उन्हीं विधायकों को लेके जा सकते हो जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। वो मेरे साथ जाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, जिसके पास कम से कम इतने लोग हों वो ही तो चुनाव की कोशिश करे, और ये मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ी भारी भरगमता लाने के लिए ये प्रोसीजर की गई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जमानत राशि 15,000 और प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50। क्लियर है? ये ध्यान है। ये पहले कम थे, इन्हें बाद में बढ़ाया गया, इनको 1997 में इनको बढ़ाया गया, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 59, इसमें है शपथ। राष्ट्रपति की इसमें, सॉरी शपथ कह रहा हूं, इसमें है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। की शर्तें यानी कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, ये क्या होगा, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें फ्री टेलीफोन होगा कि नहीं होगा, वो सब इसमें है, वेतन वगैरह। तो ये जितनी भी पद की शर्तें, भाई आप क्या नहीं कर सकते हो, पद पे रहते हुए क्या क्या कर सकते हो, यदि आप सांसद हो तो क्या सांसद रहते हुए राष्ट्रपति बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, वो पूरी बात इसमें है, ठीक है। बट यहां पर अभी ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो प्रेजेंट टाइम में वेतन है वो कितना है?
5 लाख है, 5 लाख। ठीक है, तो यहां से कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जानने और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, भाई इतना काफी है अगर इतना आप जानते हो तो। अगला जो आर्टिकल 60 है, इसमें है राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ जो है वो एक विशेष होती है। राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेते हैं वो बेसिकली संविधान की लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, मैं संविधान का परिरक्षण करूंगा, मैं संविधान का प्रतिरक्षण करूंगा। अब यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको 3 शब्द याद रखने हैं, संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण। तीनों शब्द देखने में, सुनने में सिनोनियम से फील होते हैं, अर्थ कुछ कुछ एक जैसा ही है, बस अगर पर्यायवाची की गहनता को देखोगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे संरक्षण का मतलब हो गया भौतिक संरक्षण से, कोई वैसे डैमेज ना करे। परिरक्षण का मतलब हो गया लोगों से कोई संविधान का उल्लंघन ना करे। और प्रतिरक्षण का मतलब हो गया मैं स्वयं भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, मैं उसको नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि संसद के पास अथॉरिटी है संविधान को चेंज करने की, बट उसमें भी लास्ट सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ है कि आप कुछ ऐसा नहीं होने दोगे जो संविधान का उल्लंघन हो, संविधान के खिलाफ हो। तो राष्ट्रपति की शपथ विशेष होती है और उसमें 3 चीजों की शपथ ली जाती है। मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, परिरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा। शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखिएगा। ये उपराष्ट्रपति कह रहा हूं, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लिख लेना ये। अच्छा, मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो वरिष्ठ होता है, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा फिर वो दिलवाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक, समय कितना हो गया है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, स्पीड ज्यादा स्लो हो रही है, हाँ बताइए। ठीक है, स्लो यही है, वही वाली चीज है ना। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो कुछ के साथ क्या है ना, कुछ ने छलका छलका पढ़ रखा है। छलका छलका मतलब समझते हो क्या होता है? पढ़ रखा है पॉलिटी, लेकिन अभी पॉलिटी के 50 क्वेश्चन पूछूंगा तो फंस जाएंगे उसमें, यानी पूरी गहनता से नहीं पढ़ रखा। तो उनके साथ क्या है, उनको दिक्कत है, उनको फील हमेशा ये होता है कि मैंने पढ़ रखा है, बस कायदे में उन्होंने गहनता के साथ उस विषय को नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है पॉलिटी का, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे थम के ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए फिर बाकी मैं